क्रिमिनोलॉजी या और पेनोलॉजी में जो यूनिट 4 है उसमें एक पूरा क्वेश्चन है, पूरा भारतीय आपराधिक न्याय प्रशासन समाज को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से दंड की व्यवस्था और पूरा पुलिस से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना पूरा दंड से रिलेटेड ही है और इससे आप अगर जो मैं फॉर्मेट बता रही हूँ इससे आपके कई क्वेश्चंस एक साथ कवर हो जाएंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। क्वेश्चन अब तक आपने देख लिया है कि क्या भारतीय आपराधिक न्याय प्रशासन समाज को सुरक्षित रखने और अपराधियों को दंडित करने में सही मायने में सफल है। ये एक एसए का भी टॉपिक है, ये आपके एलएलबी के सेमेस्टर्स के एग्जाम के लिए भी है और ये आपके मेंस के एग्जाम के लिए भी है। खैर चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीधा साधा इसका आपको उत्तर देना है अपने थॉट से कि आपराधिक न्यायालय न्याय करने में सक्षम है या नहीं है। तो सबसे पहले न्याय करने के लिए यहाँ दो चीजें हैं, एक तो न्यायालय और पुलिस। ठीक, तो सीधा साधा उत्तर है कि न्यायालय करने में सक्षम नहीं है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि न्यायालय का संगठन जो है और शक्तियां जो हैं और जो कानून बनाए गए, पहला कारण वो है और इसके अलावा बाह्य कारण भी है। अब न्यायालय का संगठन, शक्ति और विधि का कारण क्या है इसको समझते हैं। तो न्यायालय का जो संगठन है, न्यायालय को जो शक्तियां दी गई, न्यायालय पे जो कानून दिए गए हैं वो सामूहिक रूप से क्या होती है, कई कारणों से वो काम नहीं कर पाती। जैसे अभियुक्त के निर्दोष होने की अवधारणा, मतलब अभियुक्त निर्दोष है तो भी उसको सजा दी जा सकती है क्योंकि न्यायालय में क्या होता है, पूंजीपतियों का कई बार जोर होता है। दूसरा, साक्ष्य संबंधी कठिनाई, कई बार सही समय पे साक्ष्य नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, इसके कारण से जो न्याय होता है वो नहीं हो पाता है। न्यायालय में के व्यक्तियों का भ्रष्ट आचरण, वकील हो चाहे कोई भी हो, उसमें भ्रष्ट आचरण मतलब पैसे लेकर के केस को दबा देना। सह अपराधी और क्षमादान की पद्धति। और पांचवा है विचारण के स्वरूप का दोष। तो सबसे पहले अभियुक्त के निर्दोष होने की अवधारणा क्या होती है कि संदेह से बाहर उसको सिद्ध करना होता है और संदेह का लाभ अभियुक्त को मिल जाता है और बहुत आसानी से वो कानून से छूट जाता है। क्यों? क्योंकि साक्ष्य संबंधी कठिनाई होती है, पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं रहता है और हाजिर नहीं हो पाता, अगर गवाह या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा पाता है तो वो फ्री हो जाता है। फिर न्यायालय में व्यक्तियों का भ्रष्ट आचरण, चाहे वकील हो, पुलिस हो, न्यायाधीश हो, अन्य अधिकारी, लोक अभियोजन हो, सब कहीं ना कहीं अगर किसी एक कोई भी एक भ्रष्ट आचरण है तो वो न्याय प्रशासन जो वो असफल हो जाता है। सह अपराधी और क्षमादान की पद्धति। तो सह अपराधी और क्षमादान की पद्धति में अपराध से संबंधित है कि इससे न्यायालय को क्या होता है, क्षमादान होने से फिर लोगों के अंदर न्याय के प्रति डर कम हो जाता है। विचारण या परीक्षण के स्वरूप का दोष, जो परीक्षण या विचारण किया जाता है, यानी प्रशासन से न्यायालय तक जो चीज टॉपिक या जो केस पहुंचता है वहां पहुंचते पहुंचते तक उसका कहते हैं ना कि अर्थ का अनर्थ निकल जाना, वो कंडीशन हो जाती है और केस जो है वो सुलझ नहीं पाता है। तो सही न्याय प्रशासन में बाधाएं आ जाती हैं। अब न्याय प्रशासन में बाहर के कारण क्या है जिसके कारण बाधा आती है? एक तो अपराधों का विज्ञापन, दूसरा राजनीतिक दबाव और तीसरा क्षतिग्रस्त व्यक्तियों का दबाव। तो अपराधों का विज्ञापन अगर पहले से ही कर दिया जाता है, जैसे कि 26/11 वाली जो घटना भारत में हुई थी, तो न्यूज में पहले से ही दिखा दिया जा रहा था कि नरीमन पॉइंट पे आतंकवादी हैं, तो उससे क्या हुआ, अपराध बढ़ा ही। राजनीतिक दबाव, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर में भी अपराधों को, बड़ी बड़ी घटनाओं को दबा दिया जाता है। ये आप लेटेस्ट कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। क्षतिग्रस्त व्यक्तियों का दबाव, मतलब कोई अगर बहुत अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड से है तो वो क्या करता है, उस चीज को दबा देता है। कोई जैसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ और वो बात दब जाती है। अब इसमें आप एग्जाम्पल बेहतर तरीके से लिख सकते हैं कि कोई भी एक्सीडेंट का न्यूज क्या सजा कितने सालों तक नहीं दी जा गई है, जैसे आप सलमान खान का भी केस लिख सकते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पे क्या लिखाते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति भले निष्पक्ष तरीके से होती है, लेकिन न्यायाधीश न्याय कितना निष्पक्ष तरीके से कर पाते हैं ये क्लियर नहीं है। अब न्याय मतलब जो प्रशासन है, अपराध की सुरक्षा, वो सिर्फ न्यायालय के हाथ में तो है नहीं, वो पुलिस के हाथ में है। तो हमें पुलिस को भी समझना पड़ेगा। तो अगर बच्चों से पूछे ना पुलिस का अर्थ क्या है, तो जो हिंदी सिनेमा देखते हैं उनके हिसाब से जो लास्ट में आती है पिक्चर के उसको पुलिस कहते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस का अर्थ वो है जो समाज का निर्माण में सहयोग करती है और हम सह-अस्तित्व की भावना पे काम करती है। मतलब जब भी कंडीशन और जरूरत हो पुलिस वहां पहुंचती है। हिंदी फिल्मों की तरह नहीं कि जो लास्ट में पहुंचे। तो एक और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना और दूसरी ओर अपराध को रोकना, इनका दो काम होता है। और मतलब इसमें भी सदरलैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सदरलैंड ने ही पुलिस शब्द को प्राथमिक रूप से बताया और ये राज्य की ओर से काम करते हैं, राज्य के जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, जिनका कार्य क्या होता है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और अपराध संहिता को लागू करना। तो पुलिस राज्य के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, पहला पॉइंट। पुलिस का मौलिक कार्य क्या है, आपराधिक संहिता को लागू करना, और तीसरा पुलिस का कार्य समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। तो ये तीनों चीजें कौन करता है, पुलिस करता है। और पुलिस बल की सुरक्षा का प्रथम पंक्ति माना जाता है, इसीलिए कि सुरक्षा का पहला अध्याय कौन खोलता है, पुलिस खोलती है। अब भारत में पुलिस व्यवस्था की क्या कहानी है, तो ये ब्रिटेन के समय से आई, मतलब इतने साल पुरानी हो चुकी है। गुप्त काल में भी पुलिस व्यवस्था थी और सबसे अच्छी बात गुप्त काल में ना
गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी थी और पुलिस को उस समय कहा जाता था महादंडाधिकारी। इसके बाद है मुस्लिम शासन में भी पुलिस व्यवस्था थी जिसको कहा जाता था फौजदार, दरोगा, कोतवाल, सिपाही। फिर 1857 की क्रांति के समय पुलिस संगठन की आवश्यकता महसूस की गई तो पुलिस अधिनियम आया 1961 में पारित किया गया। और फिर जो 1961 का अधिनियम है वही भारतीय पुलिस का अभी का रूप है और कई कैडर बांटे गए पुलिस के। प्रत्येक राज्य में अलग अलग पुलिस 2 भागों में वर्गीकृत की गई। तो चलिए अब पुलिस संगठन पे बात कर लेते हैं। तो एक तो होती है सामान्य पुलिस, ठीक है, आर्म फोर्स और सिविल पुलिस आती है, और दूसरी होती है सशस्त्र पुलिस, मतलब जो शस्त्रों के साथ होती है, जो अपराध, हिंसा, डकैती को रोकने का काम करती है। तीसरी होती है रेलवे पुलिस, चौथी होती है गुप्तचर पुलिस, पांचवी होती है यातायात पुलिस, छठी होती है महिला पुलिस, सातवीं होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस यानी बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस फोर्स। तो टोटल कितने तरह का पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है? 7 तरह का। अब इसकी संरचना कैसे है? तो संरचना से कोई क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि पुलिस को जो है ना वो राज्य द्वारा संचालित होती है। पुलिस राज्य द्वारा ही पूरी अपनाई गई है। और सबसे ऊपर आता है महानिदेशक ऑफ पुलिस, फिर पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, और फिर उप महानिरीक्षक, और फिर उसके बाद नीचे आते हैं मंडल निरीक्षक, उप निरीक्षक, थाना प्रभारी, SHO, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। ये इनका हायरार्की होता है। तो गिरफ्तारी की जानकारी उसके फैमिली मेंबर्स को दे दो ताकि वो जमानत पर छुड़ाने की व्यवस्था कर सके। 24 घंटे में उस जिसको आपने गिरफ्तार किया वो दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दो कि क्यों गिरफ्तार किया, रिमांड लेने की प्रक्रिया पूरी कर लो या जमानत पे छोड़ दो, क्योंकि इसके अलावा बंदीकरण क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा। अब दूसरा पुलिस का काम होता है हथकड़ी का प्रयोग करना। तो हथकड़ी पहना करके जब पुलिस लाती है तो कई बार ये बहुत अमानवीय, अनुचित लगता है। ऐसा प्रेम शंकर शुक्ला और दिल्ली प्रशासनवाद में कहा गया। तो इससे क्या होता है? फंडामेंटल राइट जो हमारा आर्टिकल 21 है ना, उसका उल्लंघन होता है। इसीलिए जब तक कोई बहुत बड़ा संगीन अपराध ना हुआ उसको हथकड़ी नहीं पहनानी चाहिए। जब समाज में किसी को कोई भय हो तभी हथकड़ी पहनाना चाहिए। तीसरा है खाना तलाशी और जमा तलाशी। तो खाना तलाशी और जमा तलाशी मतलब अभियुक्तों से जब पूछताछ करना होता है ना तो उसके लिए खाना तलाशी और जमा तलाशी की जाती है। जैसे उसके कपड़ों की, उसके जेबों की, उसके पर्स में, उसके बैग में क्या रखा हुआ, कोई घातक वस्तु तो नहीं रखी, कोई शस्त्र तो नहीं रखा, कोई खतरा तो नहीं। इस उद्देश्य से पुलिस क्या करती है? उसकी खाना तलाशी करती है। खाना मतलब जेब के खाने। और इसमें कार्रवाई में वारंट के अधीन भी हो सकता है और बिना वारंट के भी ये तलाशी हो सकती है। अगर पुलिस को किसी भी तरह का खतरा लगता है और उसको पुलिस को लिखना पड़ता है वारंट में, उस बात का उल्लेख करना होता है कि क्यों तलाशी की गई, उन तथ्यों का उल्लेख करना होता है, अपराध घटित होने की संभावना इसलिए तलाशी की जा रही है, किसी स्थान की तलाशी हो जा रही है, कितने समय अवधि में तलाशी होगी, ये सारी चीजें लिखी जानी होनी चाहिए। तलाशी का वस्तु में कोई मोबाइल भी हो सकता है पुलिस के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। और व्यक्ति को अगर तलाशी के आधार पर गिरफ्तार भी किया जा सकता है अगर उसके तलाशी में कोई ऐसी चीज मिलती है तो। फिर चौथा पुलिस का काम है अपराधी से पूछताछ करने का अधिकार। ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 42 में दिया गया है कि अगर पुलिस को संदेह होता है किसी के ऊपर तो वो उससे पूछताछ कर सकती है। संतोषजनक रूप से उत्तर अगर मिल जाता है तो छोड़ देती है, अगर नहीं मिलता है तो गिरफ्तार कर लेती है। और अपराधियों की बस ये टर्म कंडीशन है कि अपराधी से जब पूछताछ हो रही हो ना तो उस दौरान उसके जो भी उसने बयान दिया उस पर उसका हस्ताक्षर कर लो और पूछताछ की जो प्रक्रिया हो वो नॉर्मल हो, ना कि मार पीट करके उसको घायल करना। इसके बाद पुलिस का काम होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तैयारी करना, मृत्यु अन्वेषण रिपोर्ट देना। ये अप्राकृतिक रूप से किसी की मृत्यु हो जाए या संदेहात्मक स्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसमें मृत्यु अन्वेषण रिपोर्ट जो दर्ज होती है वो पुलिस करती है। और ये है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 में। केवल दंडाधिकारियों को ये अधिकार है कि वो निश्चय करे कि मृतक की मृत्यु हत्या, आत्महत्या या अचानक से किसी कारण से हो गई है। इसकी जांच करना वो पुलिस करेगी और पुलिस ही इसकी रिपोर्ट भी देगी। इसके बाद है अभियोजन में सहायता। तो पुलिस को अपराधी के विचारण के अभियोजन की भूमिका निभानी पड़ती है। मतलब अभियोजन की सफलता पुलिस द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएगी और जांच पुलिस ही करती है। पुलिस को अपराध की स्वीकृति ले जाने की दशा में मुखबिर का परीक्षण, मतलब जो मुखबिर है उसका परीक्षण भी करना होता है। उसके बाद ही पुलिस जो है आरोप पत्र तैयार करती है जब पूरा अभियोजन कर लेती है तब। फिर अपराधियों की पहचान के लिए उसका फिंगरप्रिंट्स लेना, उसकी फोटोग्राफ आदि लेना, निगरानी रखना, ये सब काम शिनाख्ती का जो काम होता है वो भी पुलिस करती है। फिर बाल अपराधियों पर नियंत्रण का काम पुलिस करती है। इसके लिए अलग पुलिस दस्ता बनाया जाता है जो बच्चों के अपराध को देखता है, उनका निवारण, उनका परीक्षण, उनके पुनर्वास की व्यवस्था ये पुलिस करती है। यानी बेसिकली शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को इसके अलावा अकाल के समय, बाढ़ के समय, कहीं महामारी फैल गई, कहीं सांप्रदायिक दंगा हो रहा है, कहीं आगजनी हो गई है तो भी पुलिस बल जाती है वहां पे शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए। तो ये जो 8 से 9 काम है ये पुलिस के काम है। लेकिन पुलिस प्रणाली में कई सारी चीजें ऐसी आई हैं जिससे पुलिस प्रणाली को सुधारने की बात कही गई। यानी पुलिस प्रणाली को सुधारने के क्या उपाय हैं? एक तो जनता की मदद के लिए लाए गए तो जनता को भी उनकी मदद करनी चाहिए। जनता को प्रताड़ित करने की जगह उनको जनता के लिए को समझाने की कोशिश करनी चाहिए।
पुलिस द्वारा बल का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। जनता खुद उनकी सहायता स्वेच्छा से करे और पुलिस भी स्वेच्छा से सहायता करे। और जनता के प्रति वो निष्पक्ष होने चाहिए, किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए, उनको उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। इवन पुलिस का भी ये काम है कि जनता को प्रशिक्षण दे अपराधों से निपटने के लिए। आधुनिक संसाधनों और तरीकों को उनको सिखाया जाना चाहिए। आधुनिक शस्त्र और टेक्निकल नॉलेज उनको पता होनी चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि अपराध कम करने में पुलिस की भूमिका कितनी है? तो वैसे तो दंड प्रक्रिया संहिता मानता ही है और पुलिस प्रशासन को एक मशीनरी की तरह देखा जाता है, क्योंकि अगर वो दक्ष हैं, कुशल हैं, सक्रिय हैं, चुस्त हैं, तो अपराधों की कमी समाज से होगी। क्योंकि प्रत्येक देश में जितने भी कानून उस व्यवस्था को लागू रखने में, बनाए रखने में सबसे बड़ा योगदान पुलिस का ही होता है। तो अपराध किए जाने के पूर्व के उपाय होते हैं। अपराध को घटित होने से रोकने का काम पुलिस अगर बेहतर तरीके से करती है तो अपराध जो है अगली घटना घटती नहीं। अगर पुलिस अपने डाउट के आधार पर वो कर सकती है, जैसे किसी पे से डाउट है तो उसको गिरफ्तार कर सकती है, कोई सार्वजनिक शांति भंग करा तो उसको पकड़ लेती है, कोई राजद्रोह में लग रहा है कि राजद्रोह कर सकता है, कोई आदमी अपराधी लगता है उसको पहले से ही गिरफ्तार करके संज्ञेय अपराध के तौर पे उसको गिरफ्तार करके क्या होता है, घटना घटित होने से बच जाती है। और दूसरा, अपराध हो जाने के बाद भी पुलिस की शक्तियां हैं, जैसे अपराधी का पता लगाना और उसके विरुद्ध साक्ष्यों का संकलन करना। ये अपराध हो जाने के बाद पुलिस का काम होता है। तो अब हम पुलिस की भूमिका मूल्यांकन क्या करेंगे? तो हमेशा कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? तो हम पॉजिटिव कहेंगे, पुलिस को जो शक्तियां दी गई हैं, पुलिस का जो अस्तित्व है, उससे क्या हो रहा है, जनता के मन में अपराध ना करने की भावना आ रही है। धीरे धीरे जनता के दिलो दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि अपराध करने पे पुलिस से पकड़ के ले जा सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए और इससे क्या होगा, उनके लिए कष्टप्रद होगा। तो पुलिस की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। पुलिस का अस्तित्व ही अपराध को कम करने, अवरोध रोकने के लिए काफ़ी है। लेकिन पुलिस को भी कर्तव्य परायण होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। ईमानदार पुलिस व्यवस्था होगी तो अपराध की संख्या धीरे धीरे कम ही होगी। तो पुलिस स्वयं कानून का उल्लंघन ना करे, पुलिस जो भी घटना उस पर समय में पहुंचे, अपराधी से घूस ना ले, किसी तरह से भ्रष्ट ना बने, जनता का सहयोग करे, न्यायालय में सहयोग करे। तो क्या होगा, हमारी संस्कृति, हमारे समाज में पुलिस की भूमिका बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब आप इस पर एक निबंध की तरह भी लिख सकते हैं। आप इस आंसर को बहुत अच्छा फॉर्मेट कर सकते हैं। आंसर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा। चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और चैनल का प्लेलिस्ट है LLB क्लासेस, उसमें सारे सेमेस्टर्स के सारे सब्जेक्ट की यूनिट वाइज, क्वेश्चन वाइज, टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, नोट्स के साथ पूरा लेक्चर है, उसको ज़रूर देखिएगा।